Hello students, welcome to class 8th and today we are starting about the tea gardens. Plantation crops के बारे में हमने पढ़ा था कल and now the tea gardens located in Assam, Bengal and South India steadily increase their production. टी गार्डन्स जो कि असम, बंगाल और साउथ इंडिया में लोकेटेड हैं वो लगातार जो अपना प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं. By the early years of the 20th century, Indian tea topped the list in the world tea market. अर्लीस्ट ईयर जो हैं हमारे उसमें 20th सेंचुरी के जो अर्ली ईयर्स हैं उसमें इंडियन टी जो है वो क्या है टॉप पे है, टॉप लिस्ट में है वर्ल्ड टी मार्केट में. यानी कि सबसे ज़्यादा जो टी का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही होता है. इट्स बिगेस्ट मार्केट इन इंग्लैंड और इसका सबसे बड़ा मार्केट जो है वो इसे मिला है इंग्लैंड में. कॉफ़ी, सिनकोना, रबर एंड द अदर आइटम्स. कॉफ़ी, सिनकोना, रबर ये जो हैं ये अदर आइटम्स हैं ऑफ प्लांटेशन इंडस्ट्री विच फाउंड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट, जो कि जिन्हें एक वर्ल्ड वाइड मार्केट मिला है. हाउएवर इट वाज ब्रिटिश कैपिटल. वैसे तो ये ब्रिटिश कैपिटल थी विच मोनोपोलाइज्ड दीज टिल द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. वैसे तो अब इसको क्या कर दिया गया है, ये वैसे तो ये ब्रिटिश कैपिटल थी जिसे क्या कर दिया गया है अब हमने मोनोपोलाइज कर दिया है. दीज टिल द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. इंडिया में जब तक ब्रिटिश रूल का एंड होगा तब तक के लिए हमने इसको क्या किया, तब तक के लिए ब्रिटिश ने इसको क्या कर लिया था, इसके ऊपर मोनोपोली कर लिया था. तो आज के टाइम में इस पर हमारा ही मोनोपोलाइजेशन है. सो अब हम ये देखते हैं, ये देखिए जो पिक्चर है इसमें टी जो लीव्स हैं उनको पिक किया जा रहा है, टी लीव्स को. सो नेक्स्ट ये हमारा टी एस्टेट. ये देखिए जो टी लीव्स को प्लक करने का काम होता है ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होता है. एक एक पत्ती को हाथ से चुनकर प्लक किया जाता है. सो मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स वर ओन्ड बाय द इंडियंस. ज़्यादातर जो कॉटन मिल्स हैं उनके जो ओनर हैं वो हमारे इंडियंस हैं. बहुत सारे वीवर्स, स्पिनर्स हु हैड लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. जितने भी उस समय जो हमारे कॉटन मिल्स वर्कर्स थे वो सब इंडियन वीवर्स थे. कॉटन मिल के जो ओनर्स थे वो सब इंडियन वीवर्स थे. हु हैड लॉस्ट द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ का डिक्लाइन होने की वजह से जिन्होंने क्या किया, अपना लाइवलीहुड खो दिया. क्योंकि उस समय जो कॉटन का जो रॉ मटेरियल था उस रॉ मटेरियल को कौन ले गए थे, सारा रॉ मटेरियल जो था वो इंग्लैंड पहुंचा दिया गया था. तो इसकी वजह से उनका जो लाइवलीहुड है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया था और लाइवलीहुड खो दिया था उन्होंने. और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनका भी डिक्लाइनमेंट हो गया था. बिगिन टू वर्क इन दीज मिल्स. तो इन्होंने कॉटन मिल्स में वर्क करना स्टार्ट कर दिया. दिस वॉज द फर्स्ट इंडियन ओन स्टील प्रोड्यूसिंग इन प्लांट इन इंडिया. ये आपकी जो सबसे पहली स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट है इंडिया में. स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट जो है आपके इंडिया में सबसे पहली यूनिट है. द नीड फॉर आयरन एंड स्टील इंक्रीज्ड इन 1939. आयरन एंड स्टील जो है उसका इंक्रीमेंट 1939 में ज़्यादा हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में. क्योंकि वॉर के टाइम में आयरन और स्टील की नीड जो थी वो बहुत ज़्यादा थी लोगों को. एंड द इंडस्ट्री रिसीव्ड अ बूस्ट. और इंडस्ट्री जो है उसको एक बूस्ट मिला. ये देखिए ये हमारी आयरन इंडस्ट्री है. साउथ इंडिया वॉज स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ मेकिंग हाई कार्बन स्टील कॉल्ड वुड्स. सबसे ज़्यादा जो स्पेशलाइजेशन है आर्ट मेकिंग में जिसमें हाई कार्बन स्टील का जो मेकिंग किया जाता है जिसे एक नाम दिया जाता है वुड्स का. तो साउथ इंडिया जो है उसका स्पेशलाइजेशन किया गया है आर्ट मेकिंग के लिए. द स्वॉर्ड्स मेड ऑफ. और जो स्वॉर्ड्स हैं तलवारें बनाई जाती हैं उसके लिए भी. तो फर्स्ट इंडियन स्टील जो प्रोडक्शन यूनिट है वो, और जो स्वॉर्ड्स बनाई जाती हैं यानी कि जो तलवारें बनाई जाती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी वुड्स स्टील से, उनकी जो एजेस होती हैं वो बहुत ही शार्प होती हैं. मिनट कार्बन क्रिस्टल्स वर एम्बेडेड इन द आयरन दैट गिव द स्वॉर्ड्स अ फ्लावरिंग वाटर पैटर्न. और जो मिनट कार्बन क्रिस्टल्स होते हैं यानी छोटे छोटे जो कार्बन क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें आयरन में मिलाया जाता है और आयरन में जब उन्हें मिलाया जाता है तो वो उसे एक फ्लोरिंग
फ्लोइंग वाटर पैटर्न देते हैं, यानी कि फ्लोइंग वाटर पैटर्न उसे मिलता है किससे? मिनिट कार्बन क्रिस्टल से। इन द 1850 यानी कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है वुड्स जो स्टील कंपनी है उससे मिलती है। इन द 1850s द ब्रिटिश स्टार्टेड बिल्डिंग रेलवे लाइन्स इन इंडिया। 1850s में ब्रिटिश ने रेलवे लाइन जो है वो डालना स्टार्ट किया इंडिया में। स्टीम इंजन दैट पुल्ड द ट्रेन वर पावर्ड बाय कोल। और जो स्टीम इंजन जो कि ट्रेन में जो पुल होते थे, जिनसे ट्रेन को पुल किया जाता था, बहुत हाई पावर के होते थे और उनको जो पावर मिलती थी वो मिलती थी कोल से, क्योंकि उस समय स्टीम इंजन्स थे। तो स्टीम इंजन को जो पावर दी जाती थी वो कोल से दी जाती थी। कोल वॉज ऑल्सो नीडेड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कोल की नीड जो थी वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा थी। एज द नीड फॉर कोल ग्रू कोल माइंस वर ओपनड इन बंगाल। जैसे जैसे कोल की नीड जो है वो इंक्रीज़ होती गई, कोल माइंस जो हैं वो ओपन हुई बंगाल में, उड़ीसा में एंड बिहार में, विच हैड रिच स्टोर ऑफ कोल, जहाँ पर कोल का बहुत ही ज़्यादा रिच स्टोर है। रिजल्ट्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्री की जो रिज़ल्ट है ग्रोथ की वो क्या हुई वो हम देखते हैं। आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन who were producing fine articles were now without jobs and become laborers। आर्टिशन और क्राफ्ट्समैन जो कि अच्छी क्वालिटी के जो आर्टिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो उनके पास कोई भी जॉब नहीं थी और अब वो क्या बन चुके थे? लेबर, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सारी क्या हो चुकी थी? बिल्कुल बंद हो चुकी थी। सिंस मॉडर्न इंडस्ट्रीज वर एस्टैब्लिश्ड इन लोकेशन कन्वीनियंट टू द ब्रिटिश, सम पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रोग्रेस्ड वाइल अदर रिमेन्ड अनडेवलप्ड। आर्टिशन और क्राफ्टमैन जो है वो अपनी जॉब खो चुके थे, अब उनके पास कोई जॉब नहीं थी तो वो लेबर बन चुके थे। फिर भी जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोकेशन वाइज जब ब्रिटिश ने लोकेशंस के थ्रू जब ब्रिटिश ने क्या किया, उन्हें इस्टेब्लिश किया, तो वो भी ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही कन्वीनियंट थे। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रोग्रेस्ड वाइल अदर्स रिमेन्ड अनडेवलप्ड। इंडिया का जो कुछ पार्ट है उसने काफ़ी प्रोग्रेस किया और जो अदर पार्ट्स हैं उनको वो अनडेवलप्ड ही रह गए। कुछ पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि जहाँ जहाँ से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको फ़ायदा होता था वहाँ का जो पार्ट है वो तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से उसको तो प्रोग्रेस करवाया, और जिस पार्ट से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं था या उन्हें कोई भी अपना इकोनॉमिकल बेनिफिशियल नहीं था ब्रिटिशर्स को, उस पार्ट पर उन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। सो मोस्ट इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया वर ओन्ड बाय द ब्रिटिश। तो उस समय जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया में उनको ब्रिटिश ने ब्रिटिश की ओनरशिप थी उन पर। हु यूटिलाइज द प्रॉफिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर ओन नेटिव लैंड। जिनसे मिलने वाले प्रॉफिट्स को वो अपनी खुद की नेटिव लैंड यानी ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे। देयर वॉज ऑल्सो नो एफर्ट टू डेवलप इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया अ यूनिफॉर्म एंड सस्टेन मैनर। क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के लिए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए ही अपने फ़ायदे के लिए थे, और उन्होंने यहाँ पर जितने भी अच्छे वर्क जो उन्होंने किए, जो भी उन्होंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप किया, वो सिर्फ उन्होंने खुद के फ़ायदे के लिए किया। तो उन्होंने अपने प्रॉफिट को भी अपने नेटिव लैंड के लिए यूज़ किया, और कोई भी यहाँ पर देयर वॉज ऑल्सो नो एफर्ट टू डेवलप इंडस्ट्रीज़। इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की बात जो हम कह रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए उन्होंने कोई यूनिफॉर्म और सस्टेन्ड मैनर नहीं अपनाया। सस्टेन्ड मैनर का मतलब होता है कि ऐसा कोई मैनर है, ऐसा कोई तरीका जिससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान ना पहुँचे और डेवलपमेंट भी हो जाए। तो ऐसे यूनिफॉर्म और सस्टेन्ड मैनर को अपनाने के लिए तो हम अपनी कंट्री अगर उसे समझते तो हम उसको अपनाते ना, लेकिन इन लोगों ने इसे सिर्फ क्या समझा, एक प्रॉफिट मेकिंग का सोर्स समझा। वाइल स्पॉरेडिक प्रोग्रेस वॉज विटनेस्ड इन सम एरियाज़। कहीं पर तो बहुत अच्छी जो प्रोग्रेस थी वो थी क्योंकि वहाँ से लोगों को फ़ायदा हो रहा था ब्रिटिशर्स को, और कुछ एंड द अदर रीजन्स रिमेन्ड लार्जली बैकवर्ड्स। और जो अदर रीजन्स थे वो लार्जली क्या थे, बैकवर्ड थे। द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज़, वो चेंज जो कि क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ में आए, वो चेंजेस जिनको क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ में देखा गया अंडर द ब्रिटिश रूल,
ब्रिटिश रूल के अंदर प्लेड अ वाइटल रोल, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा एक रोल प्ले किया, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th एंड 20th सेंचुरी। नेशनलिज्म का जो उदय हुआ 19th एंड 20th सेंचुरी में, उसके अंदर क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ में ब्रिटिश ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो क्या था देखें, देयर वॉज कॉन्टीन्यूस अपोजिशन टू इंडियाज़ ड्रेन ऑफ वेल्थ। वैसे तो लगातार जो था इंडिया का जो वेल्थ था उसका यहाँ से जाना लगातार बना हुआ था, एंड द फेलियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का फेल होना ये भी लगातार बना हुआ था इन डेवलपिंग द इंडियन रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्टिंग इट्स इंडिग्नियस इंडस्ट्रीज़। डेवलप करना इंडियन रिसोर्सेज को और उसके इंडिग्नियस इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना। इवेंचुअली इट वॉज ओनली आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस। वैसे तो ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद की बात है, क्योंकि ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद की बात है कि हमने बहुत सारे एफ़र्ट किए हमारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडियन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए कोई मेहनत नहीं की, और हर चीज़ में वो फेल हो गए, हमारे इंडस्ट्रीज़ को बचाने में भी वो फेल हो गए। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने उसमें इतना सारा जो है एफ़र्ट डाला और वापस से डेवलप करना इंडस्ट्रीज़ को हमने ज़रूरी समझा। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट। प्रोसेस ऑफ डिसरप्शन ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल क्राफ्ट, इंडियन जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनका जो प्रोसेस है डिसरप्शन का, दैट इज़ डिक्लाइन क्राफ्ट्स एंड डिक्लाइन इन नेशनल इनकम हैज़ बीन रेफर्ड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी। वो इंडिया की, क्योंकि नेशनल इनकम भी जो है हमारी वो बहुत कम हो रही थी उस समय, तो ये इंडियन इकोनॉमी की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को शो करता है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अ केस स्टडी इन टेक्सटाइल्स। अब देखिए केस स्टडी देखते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, तो हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया वॉज द मोस्ट प्रॉस्पेरस अंडर द मुगल एम्पायर। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ जो है इंडिया में वो सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेरस थी मुगल एम्पायर की। इन एडिशन टू द वीवर्स देमसेल्फ, और जो वीवर्स हैं वो खुद भी, इंडियन बैंकर्स, मर्चेंट्स, ये सभी टेक्सटाइल ट्रेड में इन्वॉल्व थे, यानी कि सभी लोग इंडिया से ही थे। मर्चेंट्स फॉर्म्ड अ लिंक, मर्चेंट्स जो थे वो वीवर और पोर्ट्स के बीच में क्या बनाते थे, लिंक बनाते थे, और एक एडवांस दे देते थे वीवर्स को क्लॉथ के लिए, और जब सप्लाई होती थी तो वो पूरा जो पार्ट था जब वो क्लॉथ पोर्ट के लिए सप्लाई कर देते थे। पोर्ट टाउन कौन कौन से होते थे? कांचीपुरम, मुर्शिदाबाद, सूरत, बनारस, ढाका, ये फेमस थे डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए। सो मैनी ऑफ द प्रोडक्ट मेड बाय द इंडियन क्राफ्ट्समैन, बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडियन क्राफ्ट्समैन ने बनाए, वर डिज़ाइंड फॉर द लोकल एरिस्टोक्रेसी, और उन्हें डिज़ाइन किया गया लोकल लोगों के लिए। व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड टेकिंग ओवर द कंट्री, जब ब्रिटिश ने हमारी कंट्री को टेक ओवर करना स्टार्ट किया, प्रिंसेस, लैंडलॉर्ड्स, नोबल्स कुड नो लॉन्गर पैट्रोनाइज द आर्टिशंस एज मोस्ट ऑफ देम, तो ज़्यादा टाइम तक जो आर्टिशंस हैं वो अपनी चीज़ों को संरक्षित नहीं रख सके, ज़्यादा टाइम तक हम हमारी चीज़ों पर कंट्रोल नहीं रख सके, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम लोग हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड हो गए? ब्रिटिशर्स पर डिपेंड हो गए। इन द लास्ट 3 डेकेड्स द इंग्लिश रिड्यूस, या तो हम ये कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्रिटिशर्स पर डिपेंड हो गए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती हमें डिपेंड करवा दिया गया। लास्ट 3 डिकेड्स में 18th सेंचुरी के इंग्लैंड के जो पर्सन्स थे उन्होंने नेटिव आर्टिशंस के जो प्राइस जो उन्हें पे किया जाता था उसको रिड्यूस कर दिया कंट्री में, टू रीप हाई प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए फ्रॉम सेल्स इन द यूरोपियन मार्केट में जो सेल हो रही है उससे जो हाई प्रॉफिट्स थे उसको अर्न करने के लिए उन्होंने क्या किया, यूरोपियन मार्केट में जो सेल है उसके लिए थोड़े प्राइसेस जो हैं वो भी कम कर दिए, क्योंकि जो वो हमें प्राइस दे रहे थे उनको भी उन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया। दिस प्रैक्टिस स्ट्रक एट द वेरी रूट टू आवर हैंडीक्राफ्ट, ये जो प्रैक्टिस है स्ट्रक एट द वेरी रूट टू हैंडीक्राफ्ट, और इससे हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे जड़ से ही उखड़ गया, और हमारे जो आर्टिशंस हैं उनकी जो इनकम है वो भी बहुत ही लोएस्ट लेवल पर पहुंच गई।
तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और टेक ओवर हुआ हमारी इंडस्ट्रीज़ पर ब्रिटिशर्स का। अनदर ऑपरेसिव प्रैक्टिस वॉज द मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ रॉ कॉटन। दूसरी जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थी उसका दूसरी ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस जो थी मैनिपुलेशन ऑफ द प्राइसेस, उसमें रॉ कॉटन के प्राइसेस में भी चेंजेस किए गए। जैसे बंगाल फॉर एग्जांपल द फाइनर वेराइटीज़ जो थी वो डेक्कन से ली जाती थी एंड द ब्रिटिश ऑफिशियल्स परचेज्ड डेक्कन कॉटन इन बल्क। और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे वो डेक्कन कॉटन को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ करते थे और उसको फिर वीवर्स को बहुत हाई रेट्स पर बेचते थे। एज इट वॉज नॉट इनफ, और ये भी बहुत ज़्यादा इनफ नहीं था, क्लॉथ मेकिंग जो थी उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए जाते थे, यानी कि हमें हर तरीके से लॉस हो रहा था। वीवर्स जो थे इंडिया में कुड नो लॉन्गर एफर्ड द प्राइसेस ऑफ रॉ कॉटन। अब इंडिया के जो वीवर्स थे वो रॉ कॉटन का प्राइस जो था वो यानी कि खुद ही के रॉ मटेरियल को खुद ही क्या नहीं कर पा रहे थे, खुद ही को परचेज़ करना पड़ रहा था और वो भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस में, तो अब उनसे ये नहीं हो रहा था। द कोलैप्स ऑफ टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट वॉज नाउ अ फॉरगॉन कंक्लूजन। तो इंडियन जो टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो एक कोलैप्स में आ गए थे। इंडस्ट्रीज़ रिलेटेड टू वीविंग, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वीविंग से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री थी जैसे डाइंग, प्रिंटिंग, ये सभी क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी। जो हमने अभी पढ़ी कि क्या क्या इंडस्ट्रीज़ होती थी, प्रिंटिंग इंडस्ट्री अलग थी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी डिफरेंट वे में, तो ये सभी क्या हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर एंड टुमारो वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस एंड एक्सरसाइज ऑफ दिस। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।